जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। पुतिन का प्रचंड गुस्सा यूक्रेन पर आफत का काल बनकर टूट रहा है। आज बात उस तबाही की करेंगे जिसे देखकर दुनिया दहल गई है। कहा जाता है कि जब कोई तानाशाह बौखलाता है, जब कोई रणनीति उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करती, या जब युद्ध का मैदान जिद्दी हो जाता है, तो गुस्सा केवल सीमाओं पर नहीं बरसता। गुस्सा बरसता है शहरों पर, मासूम नागरिकों पर, अस्पतालों पर और यहां तक कि बच्चों के बस्ते में रखी किताबों पर भी। जी हां, क्रेमलिन की चारदीवारी से निकलकर व्लादिमीर पुतिन का जो रूप सामने आ रहा है, वो सिर्फ सैन्य की कार्रवाई नहीं है। ये पुतिन का प्रचंड गुस्सा है जो अब निकल रहा है। एक ऐसा गुस्सा जो अब यूक्रेन को केवल हराना नहीं चाहता, बल्कि यूक्रेन की सांसों को, उसकी आने वाली नस्लों को, उसके वजूद को मलबे के ढेर में दफन कर देना चाहता है। और साथ ही पुतिन का यह गुस्सा अमेरिका को ललकारने के लिए है। पुतिन का यह गुस्सा नाटो को चढ़ाने के लिए है कि तुमने 4 सालों से यूक्रेन की हिफाजत कर ली, यूक्रेन की जंग लड़ ली, लेकिन अब हम कहर ढा रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। अब यह सब मैं क्यों कह रहा हूं? पिछले महज 48 से 72 घंटों की तस्वीरें और जुलाई महीने के जो आंकड़े हमले के आ रहे हैं सामने, वो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि पुतिन ने अब युद्ध के सारे नियम कायदे तक उठाकर ताक पर रख दिए हैं। अब निशाना सिर्फ हथियार डिपो या सैन्य ठिकाने नहीं रहे, बल्कि निशाना है ज़ापोरिज्जिया की 22 रिहायशी इमारतें। अब निशाना है सुमी के नागरिक इलाके, और निशाना है खार्किव का वो छापा खाना जहां यूक्रेन के बच्चों के लिए 80 लाख किताबें छपकर बंटने के लिए तैयार रखी थी। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर पुतिन इतने आग बबूला क्यों हैं, और क्यों रूस ने जुलाई में मिसाइल हमलों का वो रिकॉर्ड बना दिया जो पिछले 4 सालों में अब तक नहीं बना था। 4 साल से ये जंग जारी है। शुरुआत 2 अगस्त की उस खौफनाक सुबह से, जब दक्षिणी यूक्रेन का ज़ापोरिज्जिया शहर गोलियों के धमाकों से नहीं, बल्कि सोवियत दौर के उन दानवों से कांपा जिन्हें ग्लाइड बम कहा जाता है। जरा सोचिए, 90 मिनट का समय, सिर्फ 1.5 घंटा, और इस 1.5 घंटे के भीतर रूसी लड़ाकू विमानों ने ज़ापोरिज्जिया के रिहायशी इलाकों पर एक के बाद एक 8 भारी भरकम ग्लाइडेड बम बरसा दिए। ये गाइडेड है। गाइडेड बम तो पुराने होते थे, अब इनको गाइडेड बना दिए हैं। ये भी पुतिन कर रहे हैं। यूएसएसआर के जमाने के पुराने भारी भरकम बमों को अब नए तकनीक से उसको गाइडेड बनाते रहे हैं। ये वो बम हैं जिनमें 3000 किलोग्राम तक विस्फोटक भरा होता है। जब ये बम गिरते हैं तो सिर्फ इमारतें नहीं गिरती, जमीन के भीतर कई मीटर गहरे गड्ढे बन जाते हैं और आसपास की हवा तक जलकर राख हो जाती है। क्षेत्र के प्रमुख इवान फेडोरोव ने बताया है कि एक भारी ग्लाइड बम सीधे बहुमंजिला रिहायशी इमारत पर यूक्रेन के भीतर गिरा। 71 साल की एक बुजुर्ग महिला अपने ही घर के मलबे के नीचे जिंदा दफन हो गए। 16 साल की एक मासूम लड़की समेत 31 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शहर के 4 अलग अलग इलाकों में 22 अपार्टमेंट इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। ज़ापोरिज्जिया का क्या हाल होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। यूक्रेन के पास इन ग्लाइड बमों को हवा में रोकने का कोई असरदार तरीका मौजूद नहीं है, और पुतिन जानते हैं कि ये यूक्रेन की सबसे बड़ी कमजोरी है। और इसी हमलों के साथ रूस ने उस रात 181 लंबी दूरी के अटैक ड्रोन्स भी दागे। हालांकि यूक्रेनी एयर डिफेंस ने 163 ड्रोनों को नाकाम भी किया, लेकिन 14 ड्रोन 13 अलग अलग नागरिक ठिकानों को मलबे में बदलने में कामयाब रहे। यह दिखाता है कि पुतिन यूक्रेन को संभलने का 1 सेकंड का भी वक्त अब नहीं देना चाहते हैं। लेकिन पुतिन का गुस्सा सिर्फ इमारतों को तोड़ने तक सीमित नहीं रहा। 1 अगस्त को जो खार्किव में हुआ, उसने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये सिर्फ जमीन की जंग है, या फिर किसी देश की संस्कृति
और भविष्य को मिटाने की जिद है, मिटाने की कसम है। खार्किव के शेपचिंस्की जिले में स्थित था रेनोक पब्लिशिंग हाउस, विशाल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। पूरे देश में यहां से किताबें छपकर बढ़ती हैं। यह केवल एक गोदाम नहीं था, यह यूक्रेन की आने वाली पीढ़ी की नींव था और यहां देश के लाखों बच्चों के लिए अगले शैक्षणिक सत्र की किताबें तैयार रखी थी। लेकिन रूस के 2 जेट पावर्ड ड्रोन्स ने इस गोदाम को निशाना बना लिया और इसके पीछे की हैरानी देखिए कि रेनोक के सीईओ विक्टर क्रिमलोव ने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पहला ड्रोन गिरा, आग लगी। जब कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर आग बुझाने दौड़े तो ठीक कुछ ही मिनटों बाद दूसरा ड्रोन भी आकर ठीक उसी तरह पर जाकर टकराया। इसे सैन्य भाषा में डबल टैप स्ट्राइक कहते हैं। यानी पहला हमला करो, वहां पर लोग इकट्ठे होंगे, राहत के काम में लगेंगे, आग को बुझाने में लगेंगे, घायलों को निकालने में लगेंगे, तब तक दूसरा हमला कर दो। यानी राहत और बचाव में लगे लोगों को भी मार डालो। तबाही को 100% पक्का करना, डबल टैप स्ट्राइक। 10,000 वर्ग मीटर के इलाके में ऐसी आग लगी इसके बाद कि 80 लाख किताबों की प्रतियां, 28,000 किताबों के टाइटल्स और 6 लाख स्कूली पाठ्य पुस्तकें जलकर खाक हो गई। करीब $2.4 करोड़ यानी 1 अरब रिबनिया का नुकसान हुआ। यह अलग। जरा सोचिए, बच्चों की किताबों से पुतिन को क्या खतरा हो सकता था, लेकिन यह हमला किया। यानी पुतिन अपनी रणनीति बदल रहे हैं। अब वो ये बता रहे हैं यूक्रेन को, नाटो को, यूरोप को, अमेरिका को कि अब मैं नहीं रुकने वाला, तुम रोक सकते हो तो रोक लो, आ जाओ जंग के मैदान में खुलकर लड़ लो रूस से। और यह हमला, और इस तरह का हमला पहला नहीं है। 19 जुलाई को भी नायहोलेब में प्रकाशन की 2.5 लाख किताबें जलाई गई रूसी हमले में। 2 जुलाई को कीव में बुकशेप की 8 लाख किताबें राख हो गई। ये पुतिन की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वो अब यूक्रेन की भाषा, उसके इतिहास, उसकी किताबों और उसकी पहचान को खत्म कर देना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं। अगर आपको लगता रहा हो कि तबाही का यह सिलसिला यहीं रुक गया, तो फिर उत्तर पूर्वी यूक्रेन के सूमी शहर की तस्वीरें भी बताएं आपको। सूमी के कोपाकिव इलाके पर रूस ने 6 गाइडेड ग्लाइड बम दागे। 6, बहुत बड़ा हमला है ये। आपको मैंने बताया कि एक गाइडेड बम 3-3 टन का बारूद लेकर उड़ता है, चलता है, इसमें मौजूद होता है 3000 किलोग्राम। 6 एक शहर को तबाह करने के लिए काफी होता है। और हुआ भी। नागरिक बुनियादी ढांचा यानी कि जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं, बस डिपो, बसेस जो है, परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से तबाह कर दी। यहां की कहां पर? सूमी के कोपाकिव शहर में। सूमी शहर पिछले कई हफ्तों से पुतिन के सीधे निशाने पर है। 11 जुलाई को भी इसी सूमी शहर पर 3 गाइडेड बम गिराए थे, जिसमें एक 13 साल की बच्ची और 5 नागरिकों की दर्दनाक मौत हो गई थी। 43 लोग लहूलुहान हो गए थे। असल में पुतिन का मैसेज बहुत साफ है, अगर तुम सरेंडर नहीं करते तो हम तुम्हारे शहरों को रहने लायक नहीं छोड़ेंगे, खाक कर देंगे। अब पुतिन इस कदर का हमला कर रहे हैं। सिर्फ सैन्य ठिकाने या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स को नहीं निशाना बना रहे, बल्कि आम इमारतों, पब्लिकेशंस, इनको भी निशाना बना रहे हैं। ये सरेंडर करवाने के हमले कहलाते हैं। दुनिया की जंगों में सरेंडर तभी हुआ है जब आम लोग और आम देशों पर हमले, आम मोहल्लों में लोगों पर और हमले होते हैं तो उस देश को सरेंडर करने पर मजबूर होना पड़ता है। आप जंग लड़ते हैं सैनिकों से, लेकिन अगर आम लोग मारे जाने लगे तो फिर जंग बंद करना बेहतर माना जाता है। क्या पुतिन अब
यूक्रेन को सरेंडर करवाना चाहते हैं। आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध में कैसे जापान ने सरेंडर किया, कहां गिरा? नागासाकी हिरोशिमा पर एटॉम बॉम्ब अमेरिका ने गिराया। पूरा शहर, लाखों लोग एक पल में खाक हो गए और मिनटों में जापान सरेंडर करने पर मजबूर हुआ। तो क्या अब पुतिन भी यूक्रेन से यही कह रहे हैं कि या तो सरेंडर करो या फिर ये तबाही झेलो? यूक्रेनी वायुसेना के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि जुलाई के महीने में रूस ने यूक्रेन पर कुल 381 मिसाइलें दागी हैं। 381 मिसाइलें एक महीने के अंदर, यानी औसतन रोजाना 12 से ज्यादा मिसाइलें। ये फरवरी 2022 से शुरू हुए इस पूरे युद्ध के दौरान किसी भी एक महीने का अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक रिकॉर्ड है। यह आंकड़ा जून के मुकाबले दुगने से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, अकेले जुलाई में रूस ने 4,956 लंबी दूरी के कॉमिकोज ड्रोन भी दागे हैं। अकेले जुलाई में लगभग 5,000 ड्रोन, 300 से ज्यादा मिसाइलें। यह रफ्तार अब तक इस जंग में नहीं दिखी जिस रफ्तार से अब युद्ध को लड़ रहे हैं पुतिन। और सबसे डराने वाली बात जानते हैं क्या है? इन 381 मिसाइलों में से एक तिहाई यानी कि 126 मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइलें थीं। बैलिस्टिक मिसाइल वो हथियार हैं जो आसमान से बिजली की रफ्तार से गिरती हैं, और इसे रोकने के लिए यूक्रेन के पास सिर्फ एक ही ढाल है, अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। लेकिन आज हकीकत यह है कि यूक्रेन के पास पैट्रियट मिसाइलों का स्टॉक लगभग खत्म हो चुका है। और क्यों हुआ यह आपको मालूम है? हर रोज बता रहा हूं मैं, क्योंकि दुनिया का ध्यान, अमेरिका का ध्यान, अमेरिका खुद इस वक्त ईरान में जाकर फंस गया है। ईरान ने अपने पास में घेर लिया है। तो दरअसल ईरान अकेले नहीं, ईरान तो घेर ही रहा है, पुतिन भी घेर रहे हैं, जिनपिंग भी घेर रहे हैं, किम जोंग उन भी घेर रहे हैं, और ये चारों देश मिलकर आपस में शेयरिंग हो रही है, इंफॉर्मेशन से लेकर के हथियारों तक की। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब फंसे हुए हैं ईरान में। यूक्रेन को अब तक जो हथियार मिल रहे थे बंद हो गए हैं, क्योंकि अब खुद अमेरिका के 50,000 सैनिक जो खाड़ी में मौजूद हैं, ईरान के इर्द गिर्द डेरा डाले हुए हैं, वो खतरे में हैं, क्योंकि अब वहां पर बचाव की छतरी खत्म हो रही है, इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं। तो मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच जारी इस भीषण जंग की वजह से पैट्रियट इंटरसेप्टर्स मिसाइलों की दुनिया भर में अब कमी हो गई है। जहां जहां अमेरिका के बेसिस थे, सप्लाईज थे, अमेरिका अपने हथियार अब पूरी तरह से मध्य पूर्व में भेज रहा है, खाड़ी में भेज रहा है, ईरान से जंग लड़ते रहने के लिए या फिर ईरान से बचने के लिए। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों और अमेरिकी राजनीति की वजह से यूक्रेन को मिलने वाली सैन्य मदद पर पूरी तरह ताला लग चुका है। और पुतिन बहुत अच्छे से जानते हैं कि यूक्रेन की ढाल अब खत्म हो रही है। पुतिन जानते हैं कि पश्चिम का सब्र टूट रहा है और अमेरिका का ध्यान बटा हुआ है, और इसीलिए क्रेमलिन का ये गुस्सा अब एक सोची समझी रणनीति में बदल चुका है। रूस अब सिर्फ अग्रिम मोर्चे पर, फ्रंट लाइंस पर यूक्रेनी सेना से जंग नहीं लड़ रहा। रूस अब आम नागरिकों का मनोबल तोड़ना चाहता है, जेलेंस्की का मनोबल तोड़ना चाहता है, हौसला तोड़ना चाहता है, यूक्रेन के हौसले को तार तार करना चाहता है। अब रूस जापोरिजिया में घर तोड़ रहा है, सूमी में बस स्टैंड को उड़ा रहा है, खार्किव में किताबें बच्चों की जला रहा है, ताकि यूक्रेनी जनता चीख उठे और जेलेंस्की को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। सामरिक विशेषज्ञ, डिफेंस एक्सपर्ट इसे टोटल वॉर कहते हैं, जहां सेना और नागरिक के बीच का फर्क खत्म कर दिया जाता है। मैंने आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एग्जांपल दिया। तो क्या पुतिन का यह प्रचंड गुस्सा और तबाही का ये तूफान यूक्रेन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा, या फिर एयर डिफेंस की भारी कमी के बावजूद यूक्रेन इस भीषण तबाही को झेल जाएगा, जो कि नामुमकिन है? क्या आम लोगों को, बेगुनाहों को मरने देगा यूक्रेन, या युद्ध बंद करेगा? आने वाले दिन
न सिर्फ यूक्रेन के भविष्य का बल्कि पूरे यूरोप के भूगोल का, पूरे नाटो के भूगोल का, पूरे जियोपॉलिटिक्स के खाके का और पूरी दुनिया के ऑर्डर का फैसला करने वाला है। क्योंकि यूक्रेन में अगर यूक्रेन की हार होती है, यूक्रेन घुटने टेकता है, तो यह सिर्फ यूक्रेन की हार नहीं होगी रूस से, पूरे नाटो की हार होगी, अमेरिका की हार होगी। और अब पुतिन का यही रौद्र रूप यही बता रहा है कि वो अब नाटो को मात देने के लिए कमर कस चुके हैं। तो क्या होने वाला है दोस्तों? ये तीखा, इतना बड़ा भयानक हमले आखिर पुतिन क्यों करने पर आमादा हो गए हैं? क्या नाटो को चुनौती या नाटो को हराने का फैसला? बताइए आपकी राय क्या है। और ये जानकारियां अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कमेंट में बताइए, इनसे हमें मदद मिलती है। थैंक यू सो मच।